नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूपीएससी इनसाइड संतोष गावंडे में। तो हम यूपीएससी इकोनॉमी के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं। कल हमने आरबीआई और उसके जो फंक्शन है उसके पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिया। आज हम आरबीआई और बैंकिंग व्यवस्था इनके जो पीवाईक्यू है उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर हम मतलब थोड़ा बैंकिंग टॉपिक जो रहता है थोड़ा सा करंट बेस रहता है, इसी कारण हम यहाँ पर लगभग जितना इम्पोर्टेंट है, जितने सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हम 2011 तक के क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन को ऊपर ज़्यादा फोकस करें और हर एक ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा हम डिटेल से चर्चा कर सकें। तो इस टॉपिक से लगभग 2025 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहले उन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब पहला क्वेश्चन ये था, भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आय के स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, वो हमसे पूछे गए हैं। आय के स्रोत क्या क्या है, थिकनेस कम करनी पड़ेगी, है ना, शायद होगी भी नहीं। हाँ, तो सरकारी बॉन्ड खरीदना और बेचना, जी बिल्कुल सही, ये आरबीआई का काम है और इससे आरबीआई जो है वह आय का स्रोत उसको प्राप्त होता है। विदेशी मुद्रा खरीदना और बेचना, जी बिल्कुल सही, ये भी आरबीआई का एक आय का स्रोत है। पेंशन फंड का प्रबंधन, देखिए पेंशन फंड का प्रबंधन आरबीआई नहीं करती है, इसका जो प्रबंधन है पीएफआरडी आरडीए द्वारा पेंशन फंड का प्रबंधन किया जाता है। इसी कारण आरबीआई का मतलब ये काम तो नहीं है और ना ही इससे उसे कोई आय प्राप्त हो जाती है। निजी कंपनियों को उधार देना, देखिए आरबीआई जो है ना, आरबीआई केवल सरकार को उधार देती है और बैंकों को उधार देती है। निजी कंपनियां या फिर किसी कॉर्पोरेट उद्योग वगैरह को उधार नहीं देती है आरबीआई। इसी कारण ये तो इसका काम नहीं है या फिर नहीं इसका ये आय का स्रोत है। और मुद्रा नोटों की छपाई और वितरण, जी बिल्कुल सही। देखिए अगर आपने 50 रुपये या 500 रुपये की नोट देखी होगी, मतलब उसको प्रिंटिंग कॉस्ट कितना आता है, बड़ी मुश्किल से मतलब 50 पैसे या फिर क्या बोलते हैं 80 पैसे आता होगा। लेकिन एक्चुअल में वो मुद्रा वैल्यू कितनी रखती है, 500 रुपये की वैल्यू रखती है। और इसमें आरबीआई की देखो कितनी कमाई है। इसी कारण ये भी उसका एक आय का स्रोत है आरबीआई का। इसी कारण यहाँ पर हमारा जो सही आंसर जो है वो ये हो जाएगा 1, 2 और 5, क्योंकि आरबीआई जो है वह न ही पेंशन फंडों को प्रबंधन करता है, न ही निजी कंपनियों को उधार देते। इसी कारण हमारा आंसर यहाँ पर 1, 2 और 5 ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कुछ ये भुगतान प्रणाली है। देखिए ये क्वेश्चन जैसा भी हो, लेकिन ये आपके दैनंदिन लाइफ में या दैनंदिन जीवन में काम आने वाला है, क्योंकि इसका आपको अगर आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो इसके माध्यम से आप भुगतान कर पाएंगे। आरटीजीएस और एनईएफटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आरटीजीएस में निपटान का समय तात्कालिक होता है, जबकि एनईएफटी के मामले में भुगतान के निपटान में कुछ समय लगता है। जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। लगभग एनईएफटी में लगभग आधे घंटे का समय लगता है और आरटीजीएस में जो निपटान है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पर यह है, आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए शुल्क लिया जाता है, जबकि एनईएफटी में ऐसा कोई नहीं। जी देखिए ये कथन गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आरटीजीएस और एनईएफटी यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, दोनों भी ये जो मेथड है वो फ्री है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कथन है, आरटीजीएस के संचालन के कुछ घंटे, थोड़ा ही आज होगा, आरटीजीएस के संचालन के घंटे कुछ दिनों में प्रतिबंधित होते हैं, जबकि एनईएफटी का लिए यह सच नहीं। देखिए ये कथन इसलिए रॉन्ग होता है, ये जो दोनों भी सेवाएं ये 24/7 चालू रहती है। इसी कारण किसी में कुछ घंटे के लिए प्रतिबंधित रहता है या फिर कोई मतलब ये हर टाइम अवेलेबल है, ऐसा नहीं, दोनों भी 24/7 ये सेवाएं। इसी कारण यहाँ पर हमारा कथन केवल एक यहाँ पर सही हो जाता है। अब देख लेते हैं, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मतलब हम जितना भी अभी यूपीआई का यूज़ करते हैं और केवल यूपीआई भारत में नहीं अन्य देशों में भी चलाया जा रहा है, तो उसी के संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
जो हमारा यूपीआई है वो अन्य किन किन देशों में चलाया जा रहा है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट भुगतान स्वीकार किन किन द्वारा किया जाता है। देखिए सऊदी अरब अमीरात, यहाँ पर लगभग क्या होता है, थोड़ा सा आज थोड़ा ही सेटअप नहीं इसी कारण यहाँ पर लगभग NEORP यहाँ पर इसका यहाँ पर इसे चलाया जाता है। सर थिकनेस कम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, जाने दो। फ्रांस में लगभग एफिल टावर के जब उद्घाटन हुआ था तब इसका शुरुआत हो गया था। जर्मनी में, यूरोप में विस्तार यहाँ पर भी हमारी पहुंच हो चुकी है। सिंगापुर में भी हमारा यूपीआई यूज़ किया जाता है, वहाँ पर पे नाउ ये और यूपीआई के बीच सीधा साठगांठ हो चुकी है। बांग्लादेश में भी हमारा ये समझौता हो चुका है। इसी कारण यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी पाँचों देशों में, डी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सभी पाँचों देशों में हमारा यूपीआई चलता है। तो ठीक है, ये 2025 के क्वेश्चन थे। अब हम रेगुलर हमारे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं आगे। देखिए फिर आपको क्वेश्चन की संख्या के माध्यम से पता चला होगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसी कारण हम पीवाईक्यू का एनालिसिस हमें करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे 2024 के क्वेश्चन के ऊपर। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय आरबीआई द्वारा लगाए गए नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम राशि आवश्यक नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको क्या कहते हैं कोई बैंक वगैरह स्थापित करने तो आपको एक चुकता पूंजी रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? चुकता पूंजी। अब आप बोलोगे ये चुकता पूंजी होती क्या है? चुकता पूंजी ये होती है, मान लीजिए आपने लोगों का पैसा लिया या पैसा जमा कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणों से आपका बैंक डूब गया। मतलब हमारे एरिया में ऐसे कुछ बैंक डूब गए थे, एक उसका नाम है। तो फिर बाकी लोगों ने आपके बैंक में जितना पैसा जमा कर लिया था तो उसका क्या, उन पैसों का भुगतान कौन करेगा? तो आपको एक निर्धारित राशि रखनी पड़ती है। अगर आपका बैंक डिफॉल्ट हो जाता है या फिर आपका बैंक डूब जाता है तो उस राशि को शेयर मार्केट में जारी करके या फिर उसको जो राशि रखा है उसके माध्यम से बाकी लोगों को जिन लोगों ने पैसा जमा किया तो उनका भुगतान कर दिया जाए, तो उसी को कहते हैं चुकता पूंजी। तो क्या कहते हैं, जो पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियां हैं उनके लिए कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यक नहीं। जी कथन गलत होता है। उनके लिए 5 बिलियन राशि उनको रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में संपूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए कम से कम 50% बोर्ड के सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए। ये 5 बिलियन रुपया, 5 बिलियन डॉलर नहीं है। तो देखिए ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि 50% भारतीय सदस्य होने चाहिए, ऐसा नहीं। इस 50% में कौन कौन हो सकता है? इसमें एनआरआई हो सकता है, इसमें क्या कहते हैं भारतीय नागरिक हो सकता है, जो भारतीय सिटीजन है वो हो सकता है। उसके बाद इसमें PIO कार्ड धारक, ये भी लोग इसमें हो सकते हैं। तो ऐसा मतलब केवल भारतीय नागरिक ही हो ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं। इसी कारण हमारे यहाँ पर आंसर हो जाता है डी, ना ही 1 और ना ही 2। अब यहाँ पर देखते थे 24 का क्वेश्चन, सिंडिकेटेड उधार कहीं उधारदाताओं में उधारकर्ता डिफॉल्ट का जोखिम फैलता है। उसके पहले मतलब ये जान लो कि सिंडिकेटेड उधार होता क्या है। आपने सिंडिकेटेड का नाम किसी एक मूवी में देखा होगा, याद कीजिए कौन सी मूवी थी वो। तो देखिए सिंडिकेटेड उधार क्या होता है, जो ऋण प्रदान करने वाली बैंकों का यह समूह होता है, बैंकों का यह ग्रुप, ठीक है, समूह होता है। तो वही कई उधारदाताओं में उधारकर्ता डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ता है। जी बिल्कुल सही। मान लीजिए 5 बैंक इकट्ठा आ गए, 5 बैंकों ने इकट्ठा आकर उधार दे दिया एक किसी नागरिक को, तो फिर देखो सबने थोड़ी थोड़ी राशि जमा करके ही उधार दे दिया है। तो फिर वो अगर उधारदाता या फिर ऋण देने वाला उनकी ऋण की वापसी नहीं करता है तो फिर वो केवल एक बैंक का पैसा नहीं डूब रहा है, बाकी सारे बैंकों का पैसा डूब रहा है। इसी कारण यहाँ पर जो उधारकर्ता का डिफॉल्ट है जोखिम फैल जाता है, यह कथन यहाँ पर सही हो जाता है। सिंडिकेटेड ऋण एक निश्चित राशि, एकमुश्त राशि हो सकती है, लेकिन क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। जी नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश यहाँ पर नहीं है। क्रेडिट लाइन के रूप में भी इसको पहचाना जाता है। इसी कारण एक कथन यहाँ पर गलत होता है। इसी कारण हमारा आंसर जो होगा कथन 1 तो हमारा सही है, लेकिन कथन 2 यहाँ पर गलत है। डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय
मतलब आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है। देखिए वो क्या है, वो जानने से पहले जान लीजिए कि डिजिटल रुपये है क्या, होता क्या है। देखिए ये एक तरीके से पैसा ही है, रुपये है, बस ये भौतिक न होकर भौतिक रूप से नहीं है। यह क्या कहते हैं, डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप में एक पिक के माध्यम से, पिक्चर इमेज के माध्यम से यह या फोन में यह होता है। तो वही भारत आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी रखने के लिए संप्रभु मुद्रा जी बिल्कुल सही। यह आरबीआई के बैलेंस शीट पर देनदारी के रूप में दिखाई देता है जी, बिल्कुल सही। ये भी कहते हैं यहाँ पर सही हो जाता है। यह अपने बहुत ही डिजाइन द्वारा मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बीमाकृत है। मतलब इनका ऐसा है कि अगर महंगाई बढ़ जाती है तो फिर ये उतने ही रहेगी जी, नहीं ऐसा कोई नहीं, ये बीमाकृत भी नहीं है। इसे कारण तीसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। यह वाणिज्यिक बैंकों के पैसे और नकदी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है जी, बिल्कुल सही। अगर आप बैंक में जाते हैं, अपने डिजिटल रुपए वहाँ पर दिखाते हैं तो आपको उसके माध्यम से करेंसी मिल सकती है, या फिर आप करेंसी देकर आपके पास जो मुद्रा है वो डिजिटल रूप से उसको फेरबदल कर सकते हैं। इसे कारण 1, 2 और 4 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम है वे हैं जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ या 25 करोड़ के बीच है। देखिए इस लास्ट ईयर के बजट में जो एमएसएमई की सीमाएं थी वो थोड़ी सी बदल चुकी है अभी। मतलब उसमें जो टर्नओवर है 2024-25 के बजट में यह कर दिया है 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ वाले उद्यम ये क्या कहते हैं लोग, मध्यम उद्यम कौन सा, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का जिनका टर्नओवर है, इनके जो संयंत्र है वो मध्यम उद्यम बनाए गए हैं। ये मतलब पहला उनकी सीमा थी। लेकिन अब इसमें 2024-25 के बजट में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो गया था मैं। 2024-25 के बजट में 1 सेकेंड, 2024-25 के बजट में इसको जो सीमा रखी है वह 2.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की टर्नओवर इनका रखा है। ठीक है, इसी कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। एमएसएमई उद्यमों के लिए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जी, बिल्कुल सही। मतलब पीएसएल सेक्टर में आते हैं क्षेत्रीय बैंकों को, तो मतलब लगभग 75% उनको अपना पीएसएल देना होता है। उसमें से कुछ हिस्से बढ़ चुकी होती है, फिर जो अदर कॉमर्शियल बैंक रहते हैं उनको भी देना होता है। उसके मतलब अपने कुल ऋण का तो उनको देना होता है। उसके बाद अन्य बैंकों के लिए 40% है, तो ये सभी उद्योग में पीएसएल में उनको देना होता है। ये इसी कारण यहाँ पर कथन जो है वो सही हो जाता है, और पहला कथन रॉन्ग, दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव नहीं है। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस और सिविक सेंस का प्रश्न है यहाँ पर। स्विफ्ट सिस्टम किस लिए, स्विफ्ट सिस्टम ये इसलिए है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लेन देन होती है उसके लिए स्विफ्ट सिस्टम यूज किया जाता है। तो इंडिया में डिजिटल मुद्रा के भुगतान करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम स्विफ्ट सिस्टम हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं। इसे कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। एक डिजिटल मुद्रा को इसमें प्रोग्राम की गई शर्तों के साथ वितरित किया जा सकता है, जैसे कि खर्च करने के लिए समय सीमा जी, बिल्कुल सही। इसको क्या बोलते हैं, समय सीमा यहाँ पर तय की जा सकती है। अभी ये क्या कहते हैं, पेयर टू पेयर हो पाता है। इसी कारण यहाँ पर दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। एसएचजी कार्यक्रम मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक रूप से वंचित लोगों को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करके शुरू किया गया था। देखिए एसएचजी क्या होता है, 2 या 4-5 लोग मिलकर अपना इकट्ठा आ जाते हैं, अपनी जितनी जमा पूंजी है वह इकट्ठा कर लेते हैं। जिनका आवश्यकता है ग्रुप में से ही, या फिर किसी ग्रुप में से किसी को आवश्यकता नहीं होती है तो फिर वह अन्य किसी बाहर लोगों को उधार देते हैं। ठीक है, तो फिर वह जिनको आवश्यकता होती है उनको उधार देते हैं। ये बैंक से भी जुड़े हुए थे, उनकी जो मूल राशि वो कहाँ पर रखेंगे, वह तो इसमें रखेंगे बैंक में। तो देखिए ये स्टेट बैंक द्वारा शुरू किया गया यह कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। ये लगभग नाबार्ड, उसके बाद एक मद्रास पुनर्विकास एजेंसी थी, मद्रास पुनर्विकास एजेंसी और प्रधान,
मतलब इस क्या कहते हैं इसके माध्यम से शुरू किया, मतलब नाबार्ड और मद्रास पुनर्विकास एजेंसी उसके माध्यम से शुरू कर दिया गया था। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। एसएचजी में समूह में सभी सदस्य किसी व्यक्ति के सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं, जी बिल्कुल सही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी का समर्थन करते हैं, जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 और 3 कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, जी नहीं, इसे आरबीआई द्वारा नहीं सेबी द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि ये होती है। अब दूसरे वो उसके बाद पहले सोचो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई अगर निवेशक या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई उधार देना चाहता है तो यहाँ पर निवेश करना या उधार देना कितना सेफ है, मतलब इनका पैसे वापस करने की क्या कहते हैं गारंटी कितनी है, ये बताने वाली जो एजेंसी होती है उनको हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। ठीक है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे आईसीआरए इकरा के नाम से जाना जाता है, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जी बिल्कुल सही। ब्रिक्सवर्थ रेटिंग एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जी बिल्कुल सही। 2 और 3 कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन वो सही हमें बताना है। एक्चुअल में बैंक बोर्ड ब्यूरो होता क्या है, देखिए बैंक लोगों को लोन देते हैं, ठीक है। अब सभी लोग तो लोन वापस नहीं करते हैं, जो लोग उनके लोन वापस नहीं करते उनका मतलब फिर वो बन जाते हैं उनकी एनपीए। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है, उन्हीं को रिकवर करने के लिए वह उन लोनों को बैंक से खरीद लेता है और जो ऋणदाता है और बैंक के बीच वो मध्यस्थता करता है। इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी गठित कर दी जाती है और वह फिर उसमें ट्रिपल आर के माध्यम से वह उसके ऊपर काम करती है। ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर बैंक बोर्ड भी मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष होंगे, जी नहीं, ये ऐसा जो क्या कहते हैं बैंकिंग या वित्तीय तंत्र में जो क्या कहते विशेषज्ञ व्यक्ति होगा वो इसका अध्यक्ष होता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख चयन के लिए एक सिफारिश करता है, जी बिल्कुल सही। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीतिक और पूंजी जुटाने की योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, जी बिल्कुल सही। यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। इसकी हमारा आंसर जो होगा 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जी बिल्कुल सही। वित्त मंत्रालय और आमतौर पर मतलब वित्त मंत्रालय और एक उनके द्वारा जो नवनिर्वाचित निवर्तमान जो गवर्नर होगा उनकी सिफारिश ली जाती है, इसी कारण ये कथन यहाँ पर सही है। भारत के संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को सार्वजनिक वित्त में आरबीआई को निर्देश देने के लिए अधिकार देता है, जी बिल्कुल सही। ये कथन सही मतलब निर्देश दे सकता है, इनडायरेक्टली निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर को आरबीआई अधिनियम से शक्ति प्राप्त होती है, जी बिल्कुल सही। आरबीआई एक्ट 1934 से इनको शक्ति प्राप्त होती है, उनके द्वारा ये रेगुलेट होते हैं, जी बिल्कुल सही। दूसरा कथन गलत और तीसरा कथन सही। 1 और 3 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा उनकी देखरेख और विनियमित किया जाता है। देखिए जो शहरी सहकारी बैंक है राज्य सरकार द्वारा केवल उनका प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है। क्यों शर्पिन हमारा प्रबंधन किया जाता है और उनका जो रेगुलेशन विनियमन है वह आरबीआई करती है। इसी कारण पहला कथन तो यहाँ पर गलत हो जाता है। यह इक्विटी शेयर या वरीयता शेयर जारी कर सकती है, जी बिल्कुल सही। 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में इनको लाया गया, जी बिल्कुल सही। 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। भारत में अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। तो व्यापार उद्योग निकाय को उधार देना जब अन्य स्रोतों से उधार देने में विफल होता है। देखिए हमारे केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है, और आरबीआई का हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि आरबीआई केवल सरकार और बैंकों को ऋण देता है, वो व्यापार उद्योग निकाय को ऋण नहीं देता। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करना, जी बिल्कुल सही। एसएलआर सीआरआर इसके माध्यम से रखे जाते क्या कहते हैं एसएमएफ सुविधा इसमें दी जाती है। कॉल मनी मार्केट में इसी के उपाय हैं। बजटीय घाटे के वित्त पोषण के लिए सरकार को उधार देना, जी ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए
अगर बजट में घाटा है तो सरकार मतलब एकमात्र उपाय उनके पास यही नहीं है कि केंद्रीय बैंक से उधार लिया जाए फिर उनको मतलब ये दिया जाए। नहीं, बाकी अन्य माध्यम से भी सरकार पैसा जुटा सकती है। अपनी जो संपत्ति है उनको उनका विनिवेश कर सकती है, निजीकरण कर सकती है, या फिर कहीं से ऋण भी ले सकती है बाकी देशों से। इसके कारण पहला हमारा केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक ऋण वितरण के संदर्भ में जिला केंद्रीय बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में काफी ऋण देते हैं। जी नहीं, एक कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इनको तो मतलब ये तो मतलब क्या बोलते हैं, लगभग इनको अपना PSL लिमिट का 75% लोन देना होता है। ठीक है, जो अन्य वाणिज्यिक बैंक है इनकी भी जो PSL लिमिट है उनमें से लगभग उनको 16% जो ऋण है वह कृषि में देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो जिला केंद्र सहकारी बैंक है वही इनसे ज़्यादा ऋण देती, नहीं, ये भी बैंक अपना उचित प्रतिशत में कृषि क्षेत्र में लोन देते हैं। DCCB का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन उपलब्ध करना। जी बिल्कुल सही, दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को निम्नलिखित में के दायरे में लागू किया गया है। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, देखिए उस टाइम के मतलब ये थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसी कारण इसका जो सही आंसर है लीड बैंक योजना के तहत ये लागू किया गया है। लीड बैंक योजना का मतलब देख, इसका मतलब ये होता है मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी बैंक है। ठीक है, इस बैंक में इन बैंकों में से केवल एक बैंक मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, तो बाकी अन्य बैंक अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही ना, इसी कारण इन सारे बैंकों को इन बैंक जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है बैंक उनके दायरे में लाया जाता है कि तुम इनको गाइड करो कि किस तरह किस तरह अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अपना एनपीए किस तरीके से नहीं होना है, उसके बाद किस तरीके से लोन देना है, किनको नहीं लोन देना है, वह इनके अंदर काम करते हैं। इसी को फिर जो बैंक जो अच्छी परफॉर्मेंस बैंक है जो बाकी बैंकों को लीड कर रही है उसी को लीड बैंक योजना कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारत में वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं है? नहीं शब्द नहीं पढ़ा जाता है कभी कभी, तो अग्रिम बिल्कुल सही संपत्ति में है, क्योंकि अग्रिम ले सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं, निवेश किया तो उसके बाद कॉल मनी शॉर्ट मनी से उनको पैसा मिल सकता है। लेकिन जमा कौन सी, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा है, इनकी संपत्ति में शामिल नहीं, क्योंकि मान लीजिए आज गए आप 1 लाख रुपए आपने अपने बैंक में जमा कर दिए, तो कल गए आपने अपने 1 लाख रुपए उधार वापस ले लिए, तो फिर इसी कारण उनके यह परिसंपत्ति में शामिल नहीं होता, क्योंकि आप कब मांगोगे वो उनको पता नहीं रहता है। ठीक है, इसी कारण उसका सही आंसर वो है। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित अंतर लेन देन समझौता का उद्देश्य क्या था? अंतर लेन देन समझौता तो वही 50 करोड़ या उससे अधिक की तनावग्रस्त संपत्तियों की तेजी से समाधान का लक्ष्य रखना, जो कंसोर्टियम ऋण के तहत है। तनावग्रस्त संपत्तियां कौन सी है? जो NPA है, वह उन्हीं के रूप में यह काम करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो चयन है वो बैंक बोर्ड द्वारा इनके द्वारा किया जाता है। थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण से संबंधित हालिया निर्देश जो डेटा डिटेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, भुगतान प्रणाली प्रदाता को आदेश देता है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहित किया जाता है। जी बिल्कुल, ये कथन यहाँ पर सही है, इसी कारण हमारा पहला कथन यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। बाकी क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि सिस्टम सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को स्वामित्व और संचालन में है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वे कैलेंडर वर्ष के अंत तक भारत के CAG को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जी ऐसा भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? तो वही हमारा NPCI, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि है जो बैंकों को अपने स्वयं के फंड के रूप में बनाए रखना होता है ताकि खाताधारक दूसरों द्वारा कोई भी बकाया चुकाने में विफल रहने या बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान को भरपाई से रोका जा सके। देखिए, पूंजी पर्याप्त अनुपात ये बेसल मानदंड के अनुसार समय पर फिक्स किया जाता है। अभी हम बेसल मानदंड 3 को यूज कर रहे हैं। फिर पूंजी पर्याप्त अनुपात होता क्या है? पूंजी पर्याप्त अनुपात होता है मतलब मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक अपना क्या कहती है, वो उधार देती है। ठीक है, बैंक अपना उधार देती है।
अब ये उधार जो दिया जा रहा है बैंक द्वारा वो समान नहीं होता है। मान लीजिए बैंक ने एक 5 रुपये दिया, इस 5 रुपये में से बैंक को 4 रुपये वापस आए, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा लॉस हुआ। बैंक ने 4 रुपये दिए, जो सॉरी ये 5 रुपये दिए, इस 5 रुपये से केवल 3 रुपये वापस आए। बैंक ने दूसरी तरफ 5 रुपये दिए, उसमें से केवल 2 रुपये वापस आए, ठीक है। तो इस तरह से बैंक को तो घाटा हो रहा है। तो इसी घाटे से बचने के लिए बैंकों को अपना पूरा एनडीटीएल का एक, या एनडीटीएल और बाकी बैंक के जितने खर्चे हैं उनको अलग से देखते हुए एक अपना एक क्या कहते हैं रिजर्व रखना होता है। उसी को बोलते हैं पूंजी पर्याप्त अनुपात। ताकि इन ताकि इन दोनों की ताकि क्या कहते हैं इन दोनों से चुका, मतलब इन दोनों अगर ये ऋण चुकते हैं या फिर ये डिफॉल्ट हो जाते हैं, इसमें जो घाटा आ रहा है वो पूरा हो जाए, ठीक है। इसी कारण पहला कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। CAR में व्यक्तिगत बैंक द्वारा तय किया जी नहीं, ये व्यक्तिगत बैंक द्वारा नहीं तय किया जाता है, ये बेसल मानदंड के द्वारा तय किया जाता है। बेसल मानदंड 3 अभी हम 9% हमें रखने के लिए कहा गया है, ठीक है। आप बोलोगे बेसल मानदंड क्या है? देखिए, जो केंद्रीय बैंक है, जितने विश्व के केंद्रीय बैंक हैं, वह इंटरेस्ट लेवल पर उनका एक मानदंड है, ताकि मतलब बैंक को डिफॉल्ट होने से बचा जा सके। तो वहीं पर ये बेसल मानदंड 1 2 3 अभी तक 3 का हम पालन कर रहे हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोगकर्ता को यूपीआई सक्षम बैंक खाते वाले किसी भी व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, ये बिल्कुल सही। जबकि चिप पिन डेबिट कार्ड के प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप प्रमाणीकरण के केवल 2 घटक है। देखिए, इसके 4 घटक नहीं होते, इसके 3 घटक होते हैं। 3 घटक कौन कौन से होती है? एक होता है अपना फिजिकल जो कार्ड है वो होता है, दूसरा घटक होता है चिप होता है, और तीसरा घटक यहाँ पर पिन होता है, ठीक है। इसके 3 घटक होते हैं। और जो प्रमाणीकरण भीम ऐप के प्रमाणीकरण के 2 घटक होते हैं, जी बिल्कुल सही। मतलब एक हमारा सिक्योरिटी पिन और दूसरा बायोमेट्रिक, ये हमारा इसका सही आंसर ये हो जाता है। तो हमारा क्या सही आंसर केवल एक यहाँ पर सही हो जाता है, यहाँ पर एक कथन गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कभी कभी समाचारों में आने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट का सबसे अच्छे से वर्णन करता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, देखिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप अभी हम सब लोग क्या करते हैं, अभी हम सब लोग ऑनलाइन व्यवहार करते हैं, कहीं पर भी गए, कहीं पर पानी पूरी खाने गए, या फिर कहीं पर किसी शॉपिंग दुकान में, मॉल में गए, वहाँ पर हम बोलते हैं QR कहाँ है या फिर स्कैनर कहाँ पर है, ठीक है। तो जो दुकानदार होता है, दुकानदार उनके देखो उसमें उनके पास तो केवल एक कस्टमर आता नहीं है, उनके पास मल्टीपल कस्टमर आते हैं और मल्टीपल लेवल के व्यवहार करते हैं। कोई 1 रुपये का करता है, कोई 10 रुपये करता है, कोई 2000 करता है, कोई 1 लाख का करता है, फिर जितना शॉपिंग है उतना। तो अगर कोई मतलब ग्राहक 2000 रुपये से अधिक का सामान खरीदता है पर व्यवहार करता है, तो उसके ऊपर दुकानदार को कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। दुकानदार को टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स कितना होगा, उसका रेट जो होता है वही होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। इसी को कहा जाता है वही। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने ग्राहकों को से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक द्वारा व्यापारी पर लगाया जाने वाला शुल्क होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आशा आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट समझ में आया होगा। थोड़ा 1 सेकेंड। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग के संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि हुई। देखिए इकोनॉमिक में एक मैंने आपको पहले भी हमने जब एनालिसिस किया था उसमें आपको बता रखा है, इकोनॉमिक ऐसा शब्द है जहाँ पर कंटिन्यूसली वृद्धि नहीं होती, वहाँ पर फ्लोटिंग चलती रहती है। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यवस्थित करने के लिए सहयोगी बैंकों का मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय किया गया है, जी बिल्कुल सही। ये कथन यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल है? तो इसमें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकारी कर्मचारी ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल है। केवल भारतीय नागरिक जी नहीं, ऐसा नहीं है। 21 से 55 वर्ष के नागरिक जी, ऐसा भी नहीं है। 1 अप्रैल 2004 के बाद या उसके बाद सेवाओं में शामिल होने वाली
सशस्त्र बलों सहित सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जी ऐसा भी नहीं है। तो कितना हो गया, लगभग हमारा आधे घंटे का सेशन हो गया है। 2017 के हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। तो चलिए हम इस मतलब हम जो बैंकिंग सिस्टम है उनके लगभग हम 30 सालों के पूरे पीवाईक्यू करेंगे। और इसका हम पार्ट 1 यहाँ पर पूरा कर देते हैं। मतलब पार्ट 2 तो करने का मन नहीं था, लेकिन एक ही क्लास में पूरा डिस्कस करना था, लेकिन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मतलब समय भी उतना रहा नहीं है। इसी कारण अब हम इसका पार्ट 2 में आगे वाले 2017 के बाद के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।